हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सरजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो S-400 सिस्टम जो इंडिया ने ख़रीदा था रशिया से और उसकी कुछ जगहों पे इंस्टॉलेशन भी हुई। उसके ऊपर अमेरिका नाराज़ था और उन्होंने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाएँगे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई बल्कि उनको एक वेवर दिया। क्यों और कैसे दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का सऊदी अरेबिया का, इज़राइल का दौरा क्या अहमियत रखता है? I2U2 और बाकी चीज़ें क्या-क्या हो सकती है? इज़राइल और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे क्या हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर और पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। प्लेयर एज़ ऑलवेज़। थैंक यू सर। फरमाएँ। हाँ, सर, एक तो सबसे पहले S-400 सिस्टम के ऊपर ग़ालिबन पहले भी आपसे बात हुई थी जिस वक़्त ये अक्टूबर-नवंबर में मिल रहा था, दिसंबर में ऑलमोस्ट हिंदुस्तान को। उस वक़्त भी हमने बात की, लेकिन अब अमेरिकन कांग्रेस ने और इन लोगों ने एक वेवर दिया है, एक स्पेशल मैं कहूँगा कानून साज़ी की है। किस नज़र से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखें ये कोई मिस्टर खन्ना है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्टेड हैं, इंडियन ऑरिजिन के। खन्ना मतलब है पंजाबी हिंदू, खत्री। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उस पे हैं, लेकिन ये जो बिल अ, पास किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ये बाईपार्टिसन है, यानी दोनों पार्टीज़ की एग्रीमेंट है। और मेरे ख्याल से सेनेट में इस पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको पास करवाने के लिए। तो ये बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज है, क्योंकि अमेरिका को नज़र आ रहा है कि ये जो यूक्रेन की वॉर है, उसके अंदर जिस तरह एक ज़माने में जो उसका हुक्म होता था, वैसे ही दुनिया करना शुरू कर देती थी, वो अब नहीं हो रहा। और अगर उसने इस एशियन कॉन्टिनेंट में कोई चाइना की इमर्जिंग पावर को चैलेंज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कोई स्टेट, बड़ी स्टेट होनी चाहिए ना, जो किसी लेवल पे तो चाइना को मीट कर सके, जी। तो वो इंडिया है। और इंडिया को वो समझते हैं, ये शुरू से बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये उनकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये फैसला था कि इंडिया इज द मेजर पावर ऑफ साउथ एशिया। और इंडिया की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, यानी अमेरिकन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए एक आइडियोलॉजिकल भी इसका एलिमेंट है। अलबत्ता तारीख में ये एक वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है कि शुरू में तो अमेरिकन लीनिंग पाकिस्तान की तरफ, बल्कि पाकिस्तान की लीनिंग अमेरिका की तरफ, वो सारा दुनिया चेंज हो गई। जी। और फिर लिबरलाइजेशन जब इंडिया की इकोनॉमी की हुई तो अमेरिका उसमें और इंटरेस्ट हुआ। अफ़गान जिहाद के बाद उन्हें ये भी पता लग गया कि इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस्लामिज़्म ने फिर जो 9/11 किया, उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। तो ये एक टोटल उन्होंने जो सोचा है। और एक और बात, देखें, ये जो पता नहीं रो खन्ना नाम है या व्हाटएवर, इनका इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सका? जी। क्योंकि अमेरिका के साथ होता है जो डियास्पोरा में लोग हों, वो एक मेजर पावर के साथ अपने ताल्लुक कल्टीवेट करते हैं। हुँ। अब आप देखें, पाकिस्तान ने अपने सारे ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। और इस्लामोफोबिया करके, ये करके सारे वेस्ट को एंटेगनाइज कर लिया है, विदाउट चाइना गिविंग इट एनी मोर देन व्हाट द चाइनीज थिंक दे कैन। हुँ। समझ गए ना आप? तो हम उसको जरा पाकिस्तानी एंगल से भी देखें ना, जी। कि उन्होंने तो किया है चाइना के लिए, जी। लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जो है पाकिस्तान के लिए भी बन जाती हैं। तो ये है उसकी, मुझे समझ आती है बैकग्राउंड। राइट। ये ग्राउंड से एयर सरफेस, इसे सरफेस मिसाइल कहते हैं। और ये बड़ी इफेक्टिव गिनी जा रही है, दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम जो है। जी। पता नहीं 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई बॉम्बर आ रहा हो तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। बाकी जी। भी उसके रेंजेस जो हैं राइट। 300 साढ़े 350 किलोमीटर के हैं, डिफरेंट टाइप के। ओके। यानी जो ओके। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से जितना भी डिस्टेंस है ना, उस
उसके करीब या उसको क्रॉस कर जाते हैं। राइट, तो चाइना के साथ पता नहीं कब ये एक्सचेंज होगा। पाकिस्तान के खिलाफ ये डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत उनका हो गया है। और राइट, आपको याद होगा पिछले दिनों में इंडिया ने एक फायर भी किया था, कहते हैं गलती से हुआ है, जहां पे खानेवाल में। जी, जहां से ये एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान का अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि इंटरसेप्ट पाकिस्तान ने कर लिया था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मुझे इसमें दुख है कि अब पाकिस्तान की स्पेंडिंग शुरू हो जाएगी किसी ना किसी मुतबादल यू नो हुँ, सिस्टम के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर इसको इंडिया और काउंटर करने के नाम पे। जी, जी, और अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर दें, तो पाकिस्तान कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, लॉट हुँ, ऑफ हुँ, स्केर्स रिसोर्सेज विदाउट एग्ज़ैक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्या कहते हैं सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस। ओके, राइट। अच्छा मैं सर, तो ये एक समझता हूँ। बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज़ सर और देखने को मिल रही है कि अमेरिका ने भी जिस वक़्त ये बिल मतलब मूव हुआ और बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को चाइनीज़ एग्रेशन का सामना है और जी, उसका जी, मुकाबला बिल्कुल। करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी। सर, हम क्यों नहीं कन्विंस कर सके? हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ उनके किराए के मतलब तौर पे हमने उनका साथ दिया, फिर 2001 में दिया। हम क्यों नेगोशिएट नहीं कर सकते चीज़ों को अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हिंदुस्तान करता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्योंकि पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट किताब लिखी है, उसमें जो जी, अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुक कभी शेयर्ड वैल्यूज़ पे नहीं थे। जी, एक स्ट्रैटेजिक यानी बैलेंसिंग ऑफ पावर तक तो थे, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज़ मसलन सेक्युलरिज़्म, इलेक्शंस, जी, लिबरल डेमोक्रेसी, ये इंडिया का था, लेकिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया की लीनिंग सोवियत यूनियन की तरफ रही, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की वजह से। पाकिस्तान सो अमेरिकन्स वर नेवर कन्विंस्ड कि पाकिस्तान कोई ट्रू हार्टेड उनका एलाई है। ये हमारी वन साइडेड ही लव अफेयर था उनके साथ। ओके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मुझे लगता है चाइना के साथ भी जो लव अफेयर है ना, हम पोएट्री के तो बादशाह हैं ना, वो भी वन साइडेड है। ये हमें समझ नहीं आती, आपको मुझे आ जाती है, ये जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनको क्यों समझ नहीं आती? बिकॉज़ एक वो होता है, इसे कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब है कि आप एक बाउंड्री के अंदर ही अपनी हुँ, थिंकिंग को रखते हैं, और अगर इंडिया इज़ ऑलवेज़ योर एनिमी नंबर 1, तो हाँ, यू कैन नॉट थिंक ऑफ अनदर अल्टरनेटिव। हुँ, और अगर आप ये नहीं करेंगे, तो फिर यही सिचुएशन है। इसीलिए पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सका कि दे आर एलाइज ऑन द सेम शेयर्ड वैल्यूज। ये कभी नहीं हुआ। ओके। अच्छा, सर एक चीज़ और देखने को हमें मिल रही है कि एक तरफ तो मतलब ये वाली डेवलपमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी बल्कि टोनी ब्लेयर का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे, उनका एक जी, स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है वेस्ट के लिए। जी, अमेरिका भी यही कहता है, बल्कि कुछ दिन पहले MI5 और जो FBI उनके चीफ्स की मीटिंग लंदन में हुई थी, उन्होंने भी यही बात की थी कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो क्या हिंदुस्तान के लिए भी इतना बड़ा थ्रेट है जितना वेस्ट और अमेरिका के लिए है? क्योंकि इस्तेमाल तो हिंदुस्तान ने होना है ना, ज़मीन हो या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें तो होनी है। ये बहुत अच्छा सवाल है जो हमने पाकिस्तान के लिए कहा है। जी, इंडियन को भी सोचना चाहिए इंडिया में कि किसी ना किसी तरीके से वो भी चाइना के साथ एक अच्छी इक्वेशन बना लें। जी। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक किताब इंडियन डिप्लोमेट हैं गोखले, ओके, जो कई साल उनकी किताब पढ़ी है, उनकी वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग आई एम इन नो पोज़ीशन टू से। वो ओके, कहते हैं कि चाइना ने के साथ इंडिया ने बहुत कोशिश की कि हम दोनों एशियन पावर्स होते हुए इंटरनेशनल फोरम में मिलके काम करें। लेकिन चाइना ने हमेशा अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को देखा है, और इंडिया को उन्होंने कभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इंडिया के अंदर ये एक फीलिंग है, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि मैंने अभी एग्ज़ैक्टली। रिसेंटली वो किताब पढ़ी है कि चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो अगर वो ट्रस्ट नहीं हो सकता, वो कहीं कहाँ जाएँगे, तो अमेरिका के पास ही जाएँगे ना। ओके, ये ऐसे है। आप ये ओके, भी कह सकते हैं पाकिस्तान कैन आल्सो आर्ग्यू कि इंडिया ने कभी हमें सिंसियरली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ
एविडेंस ये नहीं शो करता, क्योंकि चारों जी। जंगें जो हैं पाकिस्तान से शुरू हुई हैं ना, कम से कम 3 तो ओपनली, तो देन यू हुँ, कांट से दैट, फ़र्क है। ओके। अच्छा सर, एक इसके साथ-साथ जो बाइडेन का जो विज़िट है, उन्होंने फ़लस्तीन भी गए हैं, रमल्ला वग़ैरह, और तल अबीब गए हैं, उसके बाद रियाद 2 दिन उन्होंने गुज़ारे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इज़राइल को एयर स्पेस मिलना सऊदी अरेबिया का, ये शायद सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। जमाल खशोगी के हवाले से भी वैसे बात हुई, और सीरिया अकेला का भी ज़िक्र हुआ, दोनों की जो मीटिंग हुई थी एमबीएस और जो बाइडेन की। सर, क्या देख रहे हैं कि मतलब अभी बहुत जल्द हमें नज़र आएगा कि पूरे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे इज़राइल को, और एक नॉर्मल ताल्लुकात जिस तरह बाकी दुनिया के साथ हैं इज़राइल के या अरब्स के, वो हो जाएँगे? उन्हें कुछ ना कुछ तो इज़राइलियों को मैग्नैनिमिटी दिखानी पड़ेगी, यानी लार्ज हार्टेडनेस। जी। और जो पैलेस्टीनियन के साथ उन्होंने, कई पैलेस्टीनियन बहुत देर से तैयार हैं एक टू लिव इन पीस विद इज़राइल, अच्छा। यानी जो उनके एक्सट्रीमिस्ट आप छोड़ दें, लेकिन जो उनकी मेन लीडरशिप पीएलओ की थी, वो बहुत देर से तैयार है। जी। और आपको याद होगा कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर अ, यित्ज़हाक रबीन को, शायद वही थे? जी। आई होप आई एम नॉट मिस्टेकिंग हिम विथ अनदर नेम। वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसको तो वहाँ के राइट विंग ज्यू लड़के ने कत्ल कर दिया था, बिकॉज़ ही वाज़ गोइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ यू नो ओके। कॉम्प्रोमाइज़ विद द पैलेस्टीनियंस। तो राइट। आप वहाँ पे भी देखें ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो इसके खिलाफ है। लेकिन जब ट्रंप की एक और पॉलिसी थी, व्हेन जो बाइडेन केम, तो मुझे याद है कम से कम एक बयान कि वी स्टिल हैव फेथ इन द टू स्टेट सॉल्यूशन। ओके। ये बाइडेन का एक स्टेटमेंट कम से कम मैंने खुद पढ़ी है। जी। और अगर अरब जो हैं वो अब तैयार ही तैयार हैं। सिर्फ ये है कि कुछ तो इंसाफ वहां पे हो ना, कि जी। पैलेस्टीनियंस को किसी तरीके से वो राजी कर लें, जी। अटॉनमी दे दें, जो भी जी। कर लें। जी, जी। जब वो कर लेंगे तो एक्चुअली तो फिर और क्या झगड़ा है। हाँ। बात ये है कि इन सारे अरबों ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, तो ये नई स्टेट्स बनी सारी। हुँ। तो उनमें से एक स्टेट इसराइल भी बन गई है। जी। फर्क तो इतना ही है, दोनों ये सारी स्टेट्स खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की रिवोल्ट के बाद हुई है ना। जी। तो अब अमेरिका के लिए उनका सबसे रिलायबल एलाई जो है, बल्कि आप कह सकते हैं द 51st स्टेट ऑफ द अमेरिकन, वो तो इसराइल है। हुँ। और मिडल ईस्ट में उनकी प्रेजेंस ऑयल जब तक होगा और वो इम्पोर्टेंट है तब तक है। और वो भी ये समझते हैं कि देखो ना, इजरायली ज्यूश लॉबी अमेरिका में वेरी पावरफुल। जी, मैंने बिल्कुल। देखा है जितने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो जब उनको जाके मिलते हैं, तो वहां पे टोटल क्या कहते हैं, कमिटमेंट टू इजराइल देते हैं। उनकी ओके। कांग्रेस के अंदर भी कभी कोई बिल नहीं पास हुआ क्रिटिकल ऑफ इजराइल। इस हद तक ओके। इजराइल की वहां पे इन्फ्लुएंस है। लॉबिंग स्ट्रॉन्ग है। नोम चॉम्स्की जो अमेरिकन जी, जी, प्रोफेसर हैं बिल्कुल। बहुत बड़े, उनका कहना है कि ये कोई, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ज्यूइश लॉबी सिर्फ नहीं होनी चाहिए ज़िक्र, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है, जितने क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट्स का है। यू सी, क्रिश्चियन जो फंडामेंटलिस्ट है ना, उनकी बिलीफ है कि द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जो अवेटेड है ना, जी। उससे पहले ऑल द ज्यूज इन द वर्ल्ड शुड असेंबल इन पैलेस्टाइन, ओके। एंड देन क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट विल कम अगेन ऑन अर्थ। और तब जो यहूदी क्रिश्चियनिटी नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा। ओह! लेकिन वो महल ज़ायनिस्ट आर क्लेवर इनफ टू नो कि जीसस ने तो पता नहीं आना है या नहीं आना, ओके। फिलहाल तो इस कार्ड को प्ले करो ना। यू सी, ओके। रिलीजन इज ऑलवेज यूज्ड वेरी आर्टफुली बाय पॉलिटिशियंस। कब ओके। जीसस ने आना है, हु वांट्स टू बिलीव दिस। लेकिन फैक्ट हुँ। तो ये है कि जो 40 मिलियन वोट है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट का, वो है बैकग्राउंड इज़राइल की स्ट्रेंथ की। ओके। जो ज्यूइश लॉबी का पैसा होगा, और लेकिन वो तो 3-4 मिलियन है ना वोट, बिल्कुल। यानी मिलियन है, और वोट तो शायद 1 मिलियन ही बनता होगा ज्यूइश। हुँ। हुँ। लेकिन 40 मिलियन फंडामेंटलिस्ट, उन्हें किस कहा जाता है, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट्स। ओके। उनका ये बिलीफ है।
जिस तरह शिया कम्युनिटी के अंदर इमाम मेहदी का आना है, जी, हिंदुओं के अंदर कली युग के आखिर में लॉर्ड कृष्णा ने आना है। जी, सुन्नियों के अंदर भी एक आइडिया जनरली है किसी मेहदी के आने का, जी, जी। नॉट द वे द ज्यूज बिलीव। ओके। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का आपको पता है कि जब वो डिनर करते हैं तो देयर इज ऑलवेज वन चेयर लेफ्ट वेकेंट, ऑलवेज, ओके। बिकॉज द मसाया में वॉक इन एनी टाइम, ये बिलीफ है उनका। ये ऑलराइट। रिलीजन, हाँ, ये रिलीजन की इररेशनल अपील्स बहुत ज्यादा हैं, और जब हम अकल इस्तेमाल करते हैं और एविडेंस करते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकी बुनियाद पे दुनिया चलती है और ओके, बनती फाइन। है, राइट, एक हद राइट। तक चलती है। कई ओके। चीजें इस तरह ही हैं, कई ये चीजें लगता इस है तरह कि ही हैं। सर ये लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं पता नहीं कल परसों भी किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैं कहा बहुत सारी चीज़ें इसी की और हमारी जो है वो मिलती-जुलती है। बहुत एक बात चीज़ों पे हम भी एक ब्लाइंड हाँ, किस्म हाँ, के बल्कि बिलीवर्स आप होते उनकी हैं। क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट को भी उसी ग्रुप में इंक्लूड कर लेना। ओके। डोंट लुक एट वेस्टर्न यूरोप ने हुँ, मज़हब को साइड पे रख दिया है। जी, उसकी वजह है कि सारी जंगें यहाँ पे हुई, नेशनलिस्ट वॉर्स यहाँ पे हुई, ओके। मगर अमेरिका में तो जो भाग के गए थे यहाँ से यूरोप से, वो तो बड़े बिलीविंग क्रिश्चियंस थे। ऑलराइट। तो वहाँ पे इतनी एडवांस सोसाइटी के साथ-साथ चर्च गोइंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। ओके। इज़राइल के बनाने में भी यूरोपियन जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट थे, उनका बड़ा रोल है। लॉर्ड ओके। बेल्फोर और ये सर बैकग्राउंड कोई आपको नहीं बताएगा, बट व्हेन यू टॉक टू मी आई कैन प्रेजेंट यू ऑल दिस। ज़बरदस्त, ये ऐसे ज़बरदस्त। है। अच्छा जी। सर एक मतलब ये वाली बात तो है कि अरब आप जो बता रहे हैं बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि इज़राइल जिस तरह अबू धाबी, जॉर्डन वगैरह में आना-जाना शुरू हो गया, फ्लाइट्स अब चल रही हैं आपस में। तो शायद हमें जद्दा में और रियाद में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा बहुत जल्द। सर पाकिस्तान के हवाले से क्या अब मतलब क्योंकि हमने उनका साथ दिया, अरब-इज़राइल जंग बड़ी मशहूर है, बल्कि हमने किताबों में पढ़ी थोड़ी बहुत और बड़ा ज़िक्र होता है। तो अब पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है टू रिकॉग्नाइज़ इज़राइल और नॉट? I think Pakistan will recognize Israel as soon as some reasonable solution to the Palestinian occupation is on the table. पाकिस्तान का तो वैसे इज़राइल से कोई झगड़ा ही नहीं है। जो जंगें लड़ी हैं तो अरबों ने लड़ी हैं ना। जी। हमने तो जोश में उनका सपोर्ट किया है। कहते हैं 67 वॉर में हमारे कुछ पायलट गए थे एंड दे डिड वेरी वेल। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेन जंगें तो अरबों ने लड़ी हैं और हारी हैं और उनकी तबाही हुई है। क्योंकि बिल्कुल। मैंने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका विल नेवर एवर अलाउ इज़राइल टू बी डिफीटेड। तो हुँ। अरब बेचारे क्या करें? बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कमिटमेंट तो थी ना, और जी, उन्हें जितनी भी जंगें लड़ी 73 वॉर में पहले चंद घंटों में तो इजिप्ट ने सरप्राइज किया था और दे हैड लैंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द सुएज कैनाल। ओके। और मुझे याद है मोशे डेयान जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वाज सेइंग द रोड टू टेल अवीव इज ओपन। तो फिर जिमी कार्टर आई थिंक वाज द प्रेसिडेंट, उन्होंने फिर एयर के जरिए वो वेपन इजराइल को दिए जो फिर अरबों के पास वो नहीं थे। तो वो हुँ, एक एक जंग में जो शुरू का घंटों का बिल्कुल। एडवांस है, वो भी रिवर्स हो गया। अब व्हाट कैन अरब्स डू अबाउट इट? हुँ, ये तो ईरान को भी अक्ल आ जाएगी। महल वो ईरान को भी साइड पे ले आएंगे जब वो देखेंगे ना बैलेंस ऑफ पावर सारा इजराइल और अरबों का हो गया है। एक तो साइड आई पे हो डोंट गया। नो। तो अकल की बात ईरान की भी होगी कि यार तुम्हारा तो कोई बॉर्डर भी नहीं है इसराइल के साथ, तुम्हारा क्या झगड़ा है? बिल्कुल, बिल्कुल। तुम अगर इमाम मेहदी की वेट कर रहे हो, वो लेकिन अपने अपने मसीहा के करते हैं, तो तुम्हारे में फ़र्क क्या है? हाँ। सर एक चीज़ और हमें मतलब स्टेटमेंट यही आ रहे थे, इज़राइल भी यही कहता है कि हम ईरान को काबू करना चाहते हैं, जो बाइडेन भी और एमबीएस भी। तीनों इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि मतलब वन पेज पे हैं और वो ये कहते हैं कि जी ईरान इज़ अ बिग थ्रेट फॉर द अरब्स एंड इज़राइल। तो आपको लगता है कि ईरान मतलब इतना सरप्राइज़ कर सकता है कि वो अरबों को भी चैलेंज कर ले, इज़राइल को भी चैलेंज कर ले? हमें लगता तो नहीं है, वो जनरल सुलेमानी को मार दिया, फिर इनके 2-3 और बंदे मार दिए तेहरान के अंदर। तो उसके हाँ, ऊपर नहीं, कौन-सा मतलब तीर मारा ईरान ने? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। सर, लेकिन पॉलिटिकली जो होती है ना सियासत, राइट। यानी पहले तो सऊदी अरेबिया का होल्ड था ना लेबनान में, ये वो। जी,
इन्होंने जब इरानियन रेवोल्यूशन किया तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जी, फिर हिज़्बुल्लाह वहाँ पे तैयार हुई, फिर जी। ये जो पीएलओ के खिलाफ इन्होंने जो दूसरी है तंजीम फ़लस्तीनियन की, जी, जी उसका हमास। हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालाँकि हमास वाले तो सुन्नी हैं, जी। लेकिन ये इस किस्म के अपना अलायंसेस होते रहते हैं। डू यू नो कि डिस्पाइट आयतुल्लाह ख़मैनी बीइंग रेबिडली अगेंस्ट इज़राइल, हाँ। लेकिन जब इराक के साथ जंग हो रही थी, तो इज़राइल से वेपन उन्होंने इम्पोर्ट किए थ्रू अ वेवर ऑफ द अमेरिकन्स। वो जो ओह! हाँ, ये सारा कुछ हो जाता है यार। ऑल हुँ। दिस इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। सिर्फ पाकिस्तान को अकल आनी चाहिए कि इतना आइडियोलॉजी ये एग्ज़ैक्ट फिक्सेशन। बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट है आपका हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। इन्हें क्यों अकल नहीं आती? व्हाई आर दे फिक्सेटेड विथ कश्मीर इश्यू? हुँ, 3-4 जंगों में अगर कोई फतेह हासिल नहीं हुई, तो अगले 10 जंगों में भी नहीं होगी। लोगों को भी एग्ज़ॉस्ट कर दिया है, अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया है। हुँ। और आपके पास भी तो अब गिलगित-बल्तिस्तान भी है, नॉर्दर्न एरियाज़ भी हैं और मीरपुर और ये इलाका मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर, है। तो जंग की थी और जंग में जहाँ पे फिर सीज़ फायर हुई, वो एक हकीकत है यार। राइट। अच्छा ये सर एक मार लेना ये मान लेना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। बहुत अच्छी बात। सर एक लास्ट सवाल कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इज़राइल को इसीलिए वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और जो फ़लस्तीन का इश्यू है अगर उससे मतलब बैक फुट पे जाता है पाकिस्तान तो उसके लिए फिर कश्मीर को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। लगता है आपको ऐसे कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का कश्मीर को डिफेंस करना बहुत सालों से बेकार सी एक कार्ड है। तो अगर ये सोच रहे हैं तो मज़ीद दे लैक द एबिलिटी टू एनालाइज़। ओके। इनका कश्मीर कार्ड अब कभी भी नहीं चलता आफ्टर कारगिल, मैं ये कह रहा हूँ। हुँ, हुँ। कारगिल में इन्होंने जो मेजर वायलेशन की है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स की, कि आपकी 2 हुकूमतें एक फैसला कर रही हैं और अब हुँ। अगेन उनके बिहाइंड देयर बैक जाके आप ये पूरा कारगिल के अंदर वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर एक जंग होती है। जी। तो उसके बाद दुनिया में पाकिस्तान की जो है ना क्रेडिबिलिटी, वो ज़ीरो है। ओके। कोई भी नहीं मानता। इन्होंने फ्रांस के कहा था ना निकाल दो, ये कर दो, गया फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ से। नो, 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 नो। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि पता नहीं 400 मिलियन या कुछ फ्रेंच हमारे पास डेट है या उन्होंने एड दी बिल्कुल। हुई है। तो यार सर जिनकी सबमरीन मतलब हम उनकी हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तक मेराज जहाज़ हम उनके इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रांस के और फिर बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं सर कि जो हम यूज़ व्हाई कर रहे हैं। कांट इमरान खान अब इलेक्शन जो हुआ है ये जी, जी, अ, पंजाब में बाय इलेक्शन जो हुआ पंजाब है। में हुआ है, तो वो स्वीप कर गए हैं। आई होप जी, इफ ही नाउ अगर नया इलेक्शन होता है और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेट पीपल डिसाइड। मैंने आपसे पहले भी कहा था, बिल्कुल, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। इस दफ़ा अकल से ये काम करें। इस्लामोफोबिया का कार्ड इज़ नॉट लीडिंग पाकिस्तान एनीवेयर, इट गॉट हिम आउट ऑफ पावर। एंटी हुँ। अमेरिकनिज़्म जैसे वो खुद कहते हैं कि वो एक फ्रंट बन गया। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे हुआ है, लेकिन उनकी अपना जो कहना है, जी, बिल्कुल, उनका एक नैरेटिव है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये एग्ज़ैक्टली। मैं बार-बार समझाता हूँ कि जी। आप जो अगर कहना शुरू कर दें तो एक दिन वो चीज़ हो भी जाती है हो कि गया। वो वुल्फ हैज़ कम एक दिन वो वो आ ही वुल्फ आ भी जाता जाता है। है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान और का सर एक प्रॉब्लम ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया बाउंडेड रैशनैलिटी। ये ज़रा चेक कर लें, हुँ, एक कॉन्सेप्ट है जी, ओके, कि ये उसके बाहर सोचते ही नहीं है। इनके पास कोई और राइट, विज़न नहीं है। जिस दिन इनको अकल आ जाएगी, पाकिस्तान 220 मिलियन, इनके बहुत रिसोर्सेज़ हैं, बिल्कुल। बहुत कैपेसिटी है डेवलप करने की और डेवलपमेंट अमन से ही हो सकती है या एक ऐसी जंग लड़ें जो ये जीत जाएँ और इनकी कोई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो जाए, वो आप समझते हैं हो सकती है? नहीं ना हो सकती। तो अमन हमारे इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में ज़बरदस्त। अमन है। एक और बात कह दूँ, जी, जी, प्लीज़। चाइना के बैग देखिए, जी, जी। इसीलिए यूक्रेन में और रशिया के साथ नेटो जंग नहीं कर रहा, बिकॉज़ दे डोंट थिंक रशिया इज़ एनिमी नंबर 1। ओके, चाइना को बैलेंस करना है, ये भी है। ओके। तो किसी न किसी मौके पे ये भी कार्ड होगा कि रशिया को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। वेदर दे ओके, विल सक्सीड और नॉट। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, ये एक तरह की वो चेस गेम ही होती है। यू म बिल्कुल। कीप ऑन मूविंग योर
पॉन्स व्हाटएवर, हुँ, और ये होता है एडहॉकिज्म, शॉर्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नेवर डिफाइंड बाय लॉन्ग रेंज, एक स्ट्रेटजीज होती हैं, हुँ, लेकिन हुँ, जैसे जैसे उसे मैं कहता हूं कि देयर इज एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जी, चाहे उसमें सुपर पावर्स हैं, ये है वो है। पाकिस्तान ने उस दौर में फायदा तो उठाया ना एनार्की का, हाँ, हाँ, और आर्म्स बिल्कुल, लिए अमेरिका से। ये बिल्कुल, एक तरह से बड़ी एक क्लेवर मूव थी, लेकिन हुँ, उसको फिर मिसफायर कर दिया बाय गोइंग टू वॉर विद इंडिया इन 1965। वहां से अमेरिकन खिलाफ हो गए कि भी ये तो सोवियत यूनियन के लिए दिए थे, तुमने इंडिया के साथ क्यों इस्तेमाल कर दिए हैं। पाकिस्तान लैक्स स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ओके। आई एम सेइंग दिस। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया और सर बहुत सारी बातें हैं लेकिन होपफुली किसी और नेक्स्ट डिबेट में आपसे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इस रीजन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और मुसलसल चल रही होती हैं। बिल्कुल चल आपके रही टाइम होती है। जी बिल्कुल सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। प्लेजर किसी और ऑलवेज डिबेट में टॉकिंग टू यू। ठीक किसी है, और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। टेक थैंक यू। केयर।